हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 5 रीड। चाहे आप, मैंने पहले भी बोला है, क्लास 4 अगर आपने नहीं देखी है वहां पे भी मैं बार बार बोलती जा रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यू आप क्लासेस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुझे हर क्लास में बोलना पड़ता है। अगर आप ले रहे हैं क्लास तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ में क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो बैक टू बैक आप क्लास लेकर भी नोट्स बना सकते हैं। और अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, निर्मल क्लासेस के नाम से, और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कि व्यक्ति का जो मतलब व्यक्ति जो बनता है वो वंशानुक्रम प्लस वातावरण दोनों के मेल से बनता है, यानी दोनों के गुणन फल से बनता है। ये कहा था वुडवर्थ ने। और आज की क्लास 5 में हम करने वाले हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व भी इन्हें कह दिया जाता है। तो सबसे पहला कारक तो वंशानुक्रमी होता है। ये आनुवंशिक तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए, ये विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारण होता है। बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों की जो विशेषताएं जन्म या गर्भाधान के समय से प्राप्त होती हैं उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको ये कहा जाता है कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी बातें करिए, है ना, भजन सुनिए, इस तरीके की एक्टिविटीज करिए, मतलब अच्छी अच्छी एक्टिविटी करिए, ताकि आपका जो आने वाला बेबी है वो कैसा हो, वो एक्टिव पर्सन होना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान में महिलाएं क्या करती हैं, बेड रेस्ट पे पड़ जाती हैं, कोई काम धंधा नहीं करती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो बिल्कुल ही मतलब निष्क्रिय बच्चा होता है एक तरीके से। आपने काफी सारा ऐसे देखे होंगे केसेस। तो यहाँ पे वंशानुक्रम का काफी फर्क पड़ता है एक बच्चे के ऊपर, उसे, क्योंकि वो जो एक्टिविटी आने के बाद करने वाला है वो उसके माता पिता से ही सीखेगा वो, और गर्भावस्था में ही सीख लेता है। 9 महीने की प्रक्रिया में ही वो सीख लेता है बच्चा बहुत सारी बातें। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो बीजमैन का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है। बीजमैन का कौन सा सिद्धांत है, याद रखेंगे, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता। यानी जनन द्रव्य कहा जाता है वीर्य को। ठीक है, वीर्य को कहा जाता है, तो ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर गुणों का संचरण होता रहता है। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी आर्मी में थे, ठीक है, तो आपके दादाजी से पैदा हुए आपके पिताजी भी ऑटोमेटिकली क्या हुए, उनके मतलब खून में ही ये जोश था कि उनको भी आर्मी में जाना है। अब आपके पिताजी से आप पैदा हो के आए, तो आपके ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बीजमैन कहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो आपका जन्म द्रव्य है, जहां से मतलब जिससे आपका जन्म हो रहा है, वो जिस तरीके का होगा ना, उसी तरीके की आने वाली पीढ़ियां होंगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जैसे माता पिता भी कहते हैं अपने बच्चों से कि भाई हम नहीं अगर अच्छी पीढ़ी बना पाए तो आप बनाओ, ताकि आपकी पीढ़ी अच्छी बन पाए, है ना। तो वो किस लिए कहते हैं, वो बीजमैन के जन्म द्रव्य की निरंतरता के सिद्धांत को फॉलो करने के लिए आपसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप गलत व्यभिचार करेंगे या गलत तरीके के व्यक्ति बनेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी आने वाली पीढ़ी भी गलत तरीके का ही व्यवहार करेगी। और अगर आप अच्छे तरीके के बनते हैं तो आने वाली जो पीढ़ी होती है वो भी अच्छे व्यवहार वाली बनती है, अच्छे पद पावर में रहने वाली बनती है। ठीक, चलिए, उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत क्या कहता है। ये कहता है कि अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता है ना, अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता। भाई जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी अगर आर्मी में कर्नल थे तो आप भी आर्मी में जाके कर्नल ही बन जाएंगे। हो सकता है कांस्टेबल बनेंगे आप, हो सकता है कि हेड कांस्टेबल बनेंगे। ये अलग बात है कि आपके पिताजी में मान लीजिए कि मार्शल आर्ट के गुण थे तो ऑटोमेटिकली आप में भी मार्शल आर्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत कहता है कि जो गुण आपके माता पिता में है ना, मतलब जो अच्छे गुण है या बुरे गुण है, वो आपके अंदर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे समर्थक इसके थे बीजमैन ने क्या किया था, चूहे की पूंछ काट दी थी, है ना, चूहे की पूंछ काट दी थी इन्होंने। और फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया था कि दोबारा जो चूहा पैदा हुआ तो उसकी पूंछ पैदा ही हुई थी, मतलब उसकी मम्मी की पूंछ काट दी। तो ऐसा नहीं हुआ था कि जो बच्चा हुआ, चूहा पैदा हुआ, वो बिना पूंछ वाला था, क्योंकि मम्मी की पूंछ नहीं थी, ऐसा नहीं है ना, पूंछ लेकर ही वो पैदा होगा। अब जैसे आप किसी गर्भवती महिला का कान कट जाए तो बच्चा कान कटा हुआ पैदा नहीं होगा, कान भी उसके होंगे। वो एक अलग बात है कि जेनेटिकली उसके ऊपर कोई गलत असर हो गया जिसकी वजह से उसको गर्भावस्था के दौरान कोई बीमारी लग गई या किसी भी कारणवश
लेकिन बच्चा जो होगा वो अपने कानों सहित पैदा होगा। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि अर्जित गुणों का संचरण इसमें होता है, और इसके समर्थक लेमार्क हैं, जैसे कि जिराफ की गर्दन। अब देखो, जो जिराफ की गर्दन कैसे लंबी हुई? क्योंकि वो उसे पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता था, तो गर्दन के इस्तेमाल की वजह से क्या हुआ कि उसकी गर्दन ही लंबी हो गई, है ना। अब गर्दन लंबी हो गई तो उस समय के बाद से लेकर जो भी जिराफ पैदा होता है, ऑटोमेटिकली उसकी जो बड़ा होते होते उसकी गर्दन ऑटोमेटिकली लंबी हो जाती है। तो लेमार्क ये मानते हैं कि उपार्जित गुणों का संचरण होता है, लेकिन बीजमैन कहते हैं कि उपार्जित गुणों का असंचरण होता है, यानी संचरण नहीं होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक उपार्जित गुणों को जो असंचरण की बात करते हैं, यानी कि संचरण के फेवर में नहीं है, वो तो आपके बीजमैन साहब हैं, क्योंकि उन्होंने चूहे की पूंछ काटकर एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन उपार्जित गुणों का संचरण होता है, इस सिद्धांत के जो समर्थक है वो लेमार्क है, और इनके इसी सिद्धांत को लेमार्कवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जिराफ की गर्दन का उदाहरण दिया था। ठीक है, बढ़े आगे। गाल्टन का जीव सांख्यिकी बायोमेट्री सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का संचरण केवल माता पिता से ना होकर पूर्वजों से भी होता है। अब जो गाल्टन थे ना, उनका जीव सांख्यिकी या बायोमेट्री सिद्धांत कहता है कि ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है कि बच्चे ने अपने माता पिता से गुण प्राप्त किए है। कभी कभी आप देखते होंगे कि मम्मियां कहती हैं अपने बच्चे से कि ये मेरे ऊपर तो गया नहीं है, अपनी दादी के ऊपर गया है, अपने दादा के ऊपर गया है ना, इसके परदादा ऐसे थे। तो गाल्टन कहते हैं कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो अपने माता पिता से ही गुण अर्जित करेगा, उसके अंदर उसके पूर्वजों के भी गुण आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मेंडल का सिद्धांत क्या होता है? मेंडल का सिद्धांत कहता है कि मेंडल ने मटर के दानों तथा काले व सफेद चूहों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी भिन्नता पाई जाती है ना। और ये तो आप अपने घर में भी देख सकते हैं। मेंडल का सिद्धांत तो इतना इजी है कि आप अपने घर में ही देख लीजिए, है ना। घर में अगर आप 4 बच्चे हैं तो चारों ही अलग अलग तरीके के हैं। ठीक, तो मेंडल कहते हैं कि एक ही माता पिता की संतानें जो है वो भिन्न भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि देखो ट्वाइंस हो, थ्राइंस हो, ये तो बाद की बात है। लेकिन 3 बच्चे हैं तो तीनों ही अलग अलग गुणों वाले पैदा होते हैं। अब आते हैं वंशानुक्रम के नियम क्या है। तो पहले तो है समानता का नियम। समानता का नियम कहता है कि जैसा माता पिता होगा वैसी ही संतान होगी, है ना। ये सबसे ज्यादा फेमस डायलॉग भी है कि जैसे इसके माता पिता वैसी ये है। तो यहाँ पर क्या है, ये समानता का नियम लग रहा है, मतलब जैसे माता पिता के बात विचार व्यवहार है वैसे उसके संतानों के हैं। भिन्नता का नियम कहता है कि जैसे माता पिता है उनसे कुछ भिन्न संतान। जैसे आपके माता पिता पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आप कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आप अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न हो गए, है ना। या आपके माता पिता बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बट दूसरी तरफ आपको उतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता है ना। तो ये क्या हो गया, आपकी उनसे भिन्नता हो गई, तो यहाँ पर आपका भिन्नता का नियम लग गया। तीसरा आता है प्रत्यागमन का नियम। जैसे माता पिता उनके ठीक विपरीत संतान। जैसे मम्मी पापा तो बहुत सेवा पानी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है माता पिता की तरफ से, लेकिन बच्चे उनके ठीक विपरीत है। बच्चों का काम है क्राइम करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, सबको सताना। तो ये होता है प्रत्यागमन। तभी तो कहते हैं ना, जैसे अगर किसी माता पिता के बच्चे ऐसे निकल जाते हैं बिल्कुल अपोजिट, तो वो कहते हैं पता नहीं किसके ऊपर चला गया, पता नहीं किसकी छाया पड़ गई इसके ऊपर। तो वही छाया यहाँ पर क्या है, प्रत्यागमन का नियम है। ठीक, ये 3 नियम होते हैं वंशानुक्रम के, याद रखेंगे। और नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप जरूर बनाइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वातावरण यानी कि एनवायरमेंट के ऊपर। ये विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारण है। वातावरण का पर्यायवाची होता है पर्यावरण जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। ठीक, परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढकने वाला या घेरा हुआ। अर्थात जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण होता है। वुडवर्थ क्या कहते हैं, तो वुडवर्थ कहते हैं वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछी गई है। ठीक, रॉस कहते हैं कि वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो दोनों ही, चाहे वुडवर्थ हो चाहे रॉस हो, दोनों ये बात बोलते हैं कि वातावरण एक बाहरी तत्व है, बाहरी शक्ति है। ठीक, वातावरण के अंतर्गत बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र होता है। वातावरण के अंतर्गत बालक एक उच्च संगठित और ऊर्जा तंत्र होता है। वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक आते हैं, जैसे पारिवारिक वातावरण।
परिवार अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन होता है, जिसके अंतर्गत माँ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपको पता है कि बच्चा सबसे पहले कहाँ रहता है? परिवार में रहता है। तो परिवार में उसकी पहली टीचर कौन होती है? माँ होती है। तो माँ जैसा जैसा व्यवहार करेगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास 4 में भी मैंने आपको बताया था कि गर्भावस्था के दौरान माएँ जो हरकतें करती है ना, वही एक्यूरेट उनके बच्चों में इंक्लूड हो जाती है। तो इसीलिए ये सजेशन किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा भी किया जाता है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी किया जाता है कि आप चलो फिरो, योगा करो, खेलो कूदो, अच्छी बातें करो, मन को एकदम शांत रखो, किताबें पढ़ो, है ना, ताकि आपका जो आने वाला बच्चा है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही गुणों के साथ पैदा हो। नहीं तो जो जो अपनी गर्भावस्था के दौरान जो माताएं गाली गलौज कर रही हैं या फिर गलत काम कर रही हैं, है ना, तो इस तरीके की या टेंशन ले रही है, तो बच्चा भी वही वैसा ही पैदा होके आता है। तो सबसे पहला फर्क उसका पारिवारिक वातावरण में पड़ता है बच्चे के ऊपर, और सबसे ज्यादा वो अपनी माँ से सीखता है। चाहे अच्छी बात सीखेगा तो भी अपनी माँ से सीखेगा, और अगर गंदी बातें सीखेगा तो भी अपनी माँ से सीखेगा। ठीक। दूसरा है, माँ बालक की प्रथम गुरु होती है, ये मैंने आपको बता दिया, जिसके द्वारा संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। तो माँ ही सिखाती है बच्चे को, चाहे बेटी हो या बेटा हो, माँ ही शिक्षित करती है, क्योंकि माँ पहली गुरु होती है। अब आती है फ्रॉबल। फ्रॉबल क्या कहते हैं आपके? फ्रॉबल कहते हैं कि माताएं आदर्श अध्यापिका होती है तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण व प्रभावशाली भी होती है। अब देखो, जो माताएं अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाती है छोटी उम्र में, तो वो विद्यालय पर या ट्यूशन टीचर पर थोप देती हैं कि तुम मतलब मेरे बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। पर हकीकत में ये होता है कि वो माताएं अपने बच्चों को ढंग से मतलब संस्कार नहीं दे पाई, या उन बच्चों को सही से ट्रीट नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चा दूसरी माता या दूसरी बहन के पास जाके नहीं कर पा रहा है, अपने आप को सही नहीं कर पा रहा है। तो फ्रॉवेल यही कहते हैं कि माताएं जो होती हैं वो आदर्श अध्यापिका होती हैं। किसके लिए? दुनिया के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। और परिवार के द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है। अब पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं? पेस्टोलॉजी कहते हैं कि परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान वो बालक का प्रथम विद्यालय भी होता है। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि बच्चा सबसे ज्यादा जो सीखेगा ना, वो अपने परिवार के पास रहकर सीखता है। आप कितने भी ट्यूशन भेज दीजिएगा, कितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों में भेज दीजिएगा, बहुत से बड़े मतलब कितना भी आप बाहरी तत्वों से जोड़ दीजिएगा अपने बच्चे को, लेकिन बच्चा एंड द लास्ट आपसे ही सीखता है। ठीक है। तो बालक का जो प्रथम घर मतलब विद्यालय होता है, वो उसका घर ही होता है। परिवार के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मैटर करती है। आप अगर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो भी जरूर आपके बच्चे को इफेक्ट होगा, और बहुत कम पैसा कमा रहे हैं तो भी इफेक्ट होगा। तो परिवार की आर्थिक स्थिति चाहे उच्च दर की हो चाहे निम्न दर की हो, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। माता पिता का असंतोष वैवाहिक जीवन। अब मम्मी पापा क्या है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं आपस में, और बच्चा क्या है, वो चीजें देख रहा है, तो वहां पे भी क्या होगा, बच्चे पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। अगला है माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। अब दो बच्चे हैं तो माता पिता क्या करते हैं, दोनों बच्चों में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, दोनों को लड़ाने का काम करते हैं, या दोनों के एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, जो कि निगेटिव मानी जाती है। तो अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ में परिवार में हो रहा है, तो वो बच्चा भी क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, है ना। ये रुकेगा तो नहीं, लेकिन हाँ गलत वे में होगा। माता पिता का अत्यधिक ममता व लाड़ प्यार करना। अब कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चा गाली दे रहा है ना, किसी बड़े को गाली दे रहा है, तो वो उसको लपड़ नहीं मारते, बल्कि उसको लपड़ मार देते हैं जो शिकायत करने आता है। तो ऐसे भी माता पिता होते हैं कि जो अपने बच्चों को ज्यादा ममता या लाड़ प्यार देकर बिगाड़ रहे होते हैं। कठोर अनुशासन व कंट्रोल करना। अब ऐसे भी माता पिता है जो ज्यादा ही अनुशासन करते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ में, या जिन भी लोगों ने अपने बच्चों के साथ में कठोर अनुशासन किया हुआ है, उनके बच्चे आप देख लेना, बच्चे उस टाइम तक तो कुछ नहीं कहेंगे जब तक उनके माता पिता उनके सामने है, लेकिन जैसे ही उनके माता पिता सामने से हटेंगे तो वो सारे घटनाएं फिर घटती हैं। ठीक है। अब आता है जन्म क्रम। जन्म क्रम भी मायने रखता है कि बड़ा हो सकता है कि भाई छोटा भाई तेज हो पढ़ने में, बड़ा भाई नहीं हो तेज, लेकिन क्योंकि उम्र में बड़ा भाई है और छोटा भाई तेज है, तो वो भी काफी फर्क पड़ जाता है चीजों का। अब दूसरा आता है विद्यालय वातावरण। औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन विद्यालय माना जाता है, और इसके अंतर्गत शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पे शिक्षक कोई भी हो सकता है, सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकती हैं, तो दोनों ही यहाँ पे विद्यालय में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फ्रॉवेल यहाँ पर आके कहते हैं कि शिक्षा बालोद्यान का कुशल माली होता है। शिक्षक क्या होता है, बालोद्यान का कुशल माली होता है। भाई आप इतना पढ़ के जा रहे हैं, वहां पर आप छोटे छोटे से चुन्नू मुन्नू को पढ़ाएंगे, पहली क्लास में दूसरी क्लास में, तो वो चुन्नू मुन्नू आपसे बोलेगा
कि मैडम आपको कुछ नहीं आता, है ना। वो इसीलिए नहीं बोल रहा है कि उसको बहुत कुछ आता है, बल्कि वो नादान है। वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो आपको समझ नहीं पा रहा और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो शिक्षक को बालोद्यान का यानी विद्यालय का कुशल माली कौन कहते हैं? फ्रॉबेल कहते हैं। तो आप हमेशा जब भी आप पढ़ाने जाए, जब शिक्षक बन जाए, तो कोई बच्चा कहता है कि मैम आप पढ़ा नहीं पा रहे हो, अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो, तो शांति से समझना चीजों को, क्योंकि आप क्या हो? एक कुशल माली हो, और कुशल माली हर किसी को समझ में नहीं आता है ना। जैसे आप मान लीजिए कि हकीकत में भी आप कोई काम अच्छे से करना जानते हैं और 3-4 अंदर बंदर आपके साथ में हो, तो आप बोलेंगे नहीं आप ऐसे कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मैं करके दिखाता हूं। तो सब लोग आपको, वो जो आसपास में अकुशल व्यक्ति होंगे, वो आपको क्या करेंगे? आपको गलत सलत बोलेंगे। तो बच्चे का भी वही मामला होता है जब बच्चा छोटा होता है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? तो फ्रॉवेल कहलाते हैं। फ्रॉवेल ने जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर 1837 में सबसे पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय, जिसका नाम था किंडरगार्टन, याद रखिएगा गार्डन बोला जाता है लेकिन गार्टन होता है, की स्थापना कर पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा को जन्म दिया था। विद्यालय के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे विद्यालय का भौतिक वातावरण। अब देखा होगा सरकारी स्कूलों में आप जब जाएंगे तो हर सरकारी स्कूल आपको डेवलप नहीं मिलेगा। क्या होगा? किसी की कुर्सी टूटी होगी, मैडम की टेबल तक टूटी होती है, कुर्सी तक मैडम की टूटी हुई होती है, यहाँ तक कि मैडम छोड़ो प्रिंसिपल रूम के अंदर कुर्सी टूटी हुई पड़ी होती है। तो ऐसी भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो विद्यालय का भौतिक वातावरण होता है ना, जब ये एड़ा टेढ़ा होता है तो भी बच्चे का क्या है, विकास पर असर पड़ता है। फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होता है, मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो इससे भी क्या होता है, बालक के विकास पर काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। अनुचित शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है ना। शिक्षक के द्वारा बालक की खुली निंदा की जा रही है, मतलब सामने ही उसकी बालक की चुगली की जा रही है कि ये बच्चा ऐसा है वैसा है, तो ये भी करना गलत होता है। बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना, जैसे कोई बच्चा क्या है, आपसे कोई चीज पूछने आया तो आप कह रहे हो कि यार यार बेकार बेकार बच्चा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आता है, तो आप ये कर रहे हो तो भी बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा दोबारा आएगा ही नहीं आपसे बात करने के लिए। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण आता है तीसरे नंबर का। आस पड़ोस, मित्र व साथी कैसे हैं, भाई बच्चे के आस पड़ोस कैसे, आपने अपने बच्चे को कैसे माहौल में रखा हुआ है, कैसे पड़ोसियों के बीच में रखा हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके दोस्त कैसे हैं, उसके साथी कैसे हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अंधविश्वास व कुरीतियां, अगर आप ने एक ऐसे माहौल में बच्चे को रख रखा है जहां पर हर कोई मतलब सिर्फ पूजा करने के लिए या फिर मंदिर ना जाने के लिए बच्चे को क्या कर रहा है, टोक रहा है, रोक रहा है, या गलत बोल रहा है, या अपशब्द बोल रहा है कि मंदिर नहीं जाते हो या पूजा पाठ नहीं करते हो, तो ये क्या है, बालक की क्या कर रहा है, बालक को इफेक्ट करता है ये, क्योंकि बच्चे को इन सारी चीजों से कोई लेना देना होता नहीं है। बस एक टाइम पीरियड आता है कि आपको भगवान पर जब भरोसा होता है तो आप मंदिर जाना शुरू करते हैं। ठीक, पूर्वाग्रह, जब आपका ऐसा होता है, ऐसा माहौल है आपका समाज के अंदर कि नहीं आप ये करोगे तो फिर ये हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा सामाजिक रूप से जब आप 4-5 पड़ोसियों के बीच में बैठते उठते हैं तो कोई अच्छी चीज बताते हैं तो एक पड़ोसी ऐसा जरूर होता है कि आपको नेगेटिव करने वाला होता है। तो ये क्या होता है, पूर्वाग्रह। पहले से सोचो, आपके बच्चे ने बोला कि मुझे ये कोर्स करना है, तो वो पड़ोसी झट से ना आके कह देता है कि ये कर तो रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत पैसा है, ये है फलाना ढिमका। तो ये पूर्वाग्रह भी आपको बच्चे के विकास को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, समुदाय, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान आदि ये सभी चीजें क्या है, सामाजिक मतलब सामाजिक तरीके से बालक को इफेक्ट करती है। फिर आते हैं भौगोलिक वातावरण, जिसमें जलवायु सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। फिर आता है मनोवैज्ञानिक वातावरण, जिसमें अभिप्रेरणा व पुनर्बलन, निर्देश या परामर्श, प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, ये तीनों चीजें आती हैं। फिर आता है जनसंचार माध्यम, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन इत्यादि, ये भी बच्चे को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अब आता है परिपक्वता एवं अधिगम क्या होता है। सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग अर्नोल्ड गैसिल के द्वारा किया गया था। तो परिपक्वता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, अर्नोल्ड गैसिल ने किया था। विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम व वातावरण के बाद महत्वपूर्ण स्थान परिपक्वता एवं अधिगम का है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम व वातावरण के बाद महत्वपूर्ण स्थान परिपक्वता या अधिगम का होता है। ठीक, परिपक्वता पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। भाई आपकी जो मेच्योरिटी है ना, उस पर आपका वंशानुक्रम का प्रभाव जरूर पड़ेगा। अगर आपके माता पिता मेच्योर ही नहीं है, इस उम्र में भी मतलब 30-40 साल की उम्र में भी वो बेहुदा बातें करते हैं, तो फिर आपका बच्चा ऑटोमेटिकली बेहुदा बातें ही करेगा। तो परिपक्वता यानी मेच्योरिटी पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। आपके माता पिता मतलब किस लेवल, किस स्तर की बातें करते हैं, तो उस वैसा ही स्तर होता है बच्चे के अंदर। ठीक,
तो परिपक्वता पर वंशानुक्रम का प्रभाव जरूर पड़ता है, जबकि अधिगम पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। भाई आप क्या सीख रहे हैं, इस पर आपका वातावरण क्या सिखा रहा है आपको, आप अड़ोस पड़ोस में जो व्यवहार देख रहे हैं उससे आप सीख रहे हैं और फिर वही व्यवहार आप आस पड़ोस में कर रहे हैं, तो ये अधिगम आपका वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, अधिगम पर परिपक्वता पर का प्रभाव पड़ता है। भाई जितनी ज्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर होगी उतना ज्यादा आप सीखेंगे, और जितनी कम मैच्योरिटी होगी उतना कम सीखेंगे, जबकि परिपक्वता पर अधिगम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सीखेंगे तभी आपके अंदर परिपक्वता आएगी, लेकिन आपके अंदर परिपक्वता होगी तो आप सीखेंगे जरूर चीजों को। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अतः व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता और अधिगम का प्रतिफल होता है। याद रखेंगे, पहले तो हम ये दोनों ही पढ़ रहे थे, वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में, बाद में गैसेल आते हैं, गैसेल ने इसको परिपक्वता और अधिगम को भी इसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हुआ। अब आती है हमारी विकास की अवस्थाएं। ठीक, अब आती है हमारी विकास की अवस्थाएं। क्लास अभी तक आपको 20 मिनट की हो चुकी है, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो गर्भावस्था, गर्भावस्था जो कि आपकी मतलब जब बच्चा पेट में होता है तो गर्भ धारण से लेकर जन्म तक क्या कहलाती है, आपकी गर्भावस्था कहलाती है। शैशवावस्था आपकी दूसरी अवस्था होती है जो कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक कहलाती है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है, चलिए बाल्यावस्था आपकी होती है 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे को हम कहते हैं कि चलो बाल्यावस्था में है ये। फिर आती है आपकी चौथे नंबर पर किशोरावस्था, ये 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, और इसी को आप क्या बोलते हैं, तूफान की अवस्था, है ना। तूफान की अवस्था भी इसको ही कहा जाता है, किसको, किशोरावस्था को। प्रौढ़ावस्था आती है 18 वर्ष के बाद की अवस्था को हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गर्भावस्था की। गर्भावस्था 280 दिनों की होती है। इसके अंतर्गत 10 चंद्रमास होते हैं, साधारण शब्दों में 9 माह होते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी डिटेल में पता चल गया होगा कि गर्भावस्था यानी गर्भ में एक बच्चा कितने दिनों तक पलता है, तो 280 दिनों तक पलता है, यानी पूरे 1 साल भी नहीं पलता। इसके अंतर्गत 10 चंद्रमास होते हैं, यानी कि 9 महीने होते हैं, सीधा सीधा। ठीक, गर्भावस्था को 3 अवस्था के द्वारा समझाया जाता है। पहली होती है भ्रूणिक अवस्था, बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपणावस्था। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, जर्मिनल और ओवम पीरियड इसको बोला जाता है। काल इसका रहता है गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक। ये आपका इसमें से आया था, एक क्वेश्चन आपका रीट में पूछा गया था। इस अवस्था में शिशु अंडे की शक्ल का होता है, कैसा होता है इस अवस्था में, यानी भ्रूणिक अवस्था में, भ्रूण माने ही अंडा होता है, तो भ्रूण अवस्था में भ्रूणिक अवस्था या बीजावस्था या डिंबावस्था या रोपणावस्था, इनमें क्या होता है, बच्चा अंडे के रूप में होता है। जैसे मुर्गी का अंडा होता है ना, तो कहते हैं बच्चों से कहते हैं कि अंडा मत खाया करो, तो वो कहते हैं क्यों, क्योंकि मुर्गी का जो अंडा है वही तो बच्चा है। तो जो इंसान का बच्चा होता है वो भी अंडे जैसा ही होता है शक्ल में। इसका आकार पिन के हेड के बराबर होता है। पिन का हेड होता है ना, मतलब आपने देखा होगा जैसे कि ये पिन है और ये इस तरीके का होता है ना, तो इस तरीके का होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ना पिन का, इसके जैसा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, युक्ता कहते हैं। ठीक है, युक्ता कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला देखिए, आगे देखिए, 10 दिनों तक ये अंडा गर्भाशय में इधर उधर तैरता रहता है। कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। 10 दिनों तक उसे माँ के द्वारा कोई आहार नहीं मिलता है। 10 दिनों तक, इन दिनों में माँ तो खाती है खाना, लेकिन माँ से उसको कोई आहार नहीं मिलता, कोई खाना नहीं मिलता है। 10 दिनों के बाद ये अंडा गर्भाशय की दीवार या परत से जुड़ जाता है तथा इसे माँ के द्वारा आहार मिलने लग जाता है। इसी को हम रोपण क्रिया के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में कोष्ठ विभाजन की क्रिया शुरू हो जाती है। कोष्ठ विभाजन की क्रिया शुरू हो जाती है। अब दूसरा आता है भ्रूणीय अवस्था या पिंडावस्था। भ्रूणीय अवस्था या पिंडावस्था क्या कहलाती है, इसका काल होता है 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक। इस अवस्था में शरीर के सभी अंगों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, यानी 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने तक की अवस्था में भ्रूणीय अवस्था या पिंडावस्था कहलाती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चे के जो शारीरिक अंग है वो बढ़ने लगते हैं, यानी उनका निर्माण होने लगता है। इस अवस्था में भ्रूण को आसानी से पहचाना भी जा सकता है। अब इसी बीच में आपका अल्ट्रासाउंड भी होता है, तो अल्ट्रासाउंड में आपको दिखाई देने लग जाता है। फिर 2 माह के अंत तक भ्रूण का भार लगभग 2 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है भ्रूण का भार, 2 महीने के अंत में जाते जाते 2 ग्राम का हो जाता है भ्रूण का भार। लंबाई हो जाती है 1 से 2 इंच। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था, भ्रूण या गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यानी कि पीरियड ऑफ
फैटल की अवस्था क्या होती है, तो 2 माह से लेकर जन्म तक फैटल हो जाता है वो। इस अवस्था में किसी भी नए अंग की उत्पत्ति नहीं होती। भाई देखो, जब आपकी जो ये 3 स्टेज होती है और इन तीनों स्टेज पर आपका चेकअप भी होता है। आपको पता होगा काफी मतलब महिलाएं ऐसी होंगी जो बच्चे वाली होंगी, तो उनको भी मालूम होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बेबी होता है। तो पहली अवस्था में आपने देखा कि क्या क्या होता है। एक बार दोबारा से अगर मैं बता दूं तो 3 अवस्थाएं होती हैं यहाँ पर। भ्रूणिक अवस्था, बीजावस्था भी होती है, डिंबावस्था, रोपणावस्था होती है। तो इसका जो काल होता है, यानी कि ओवम पीरियड आपका जो कहलाता है, यानी कि जर्मिनल कहलाता है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, गर्भ धारण से लेकर 2 सप्ताह तक की बात होती है। एक चेकअप आपका इस टाइम पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी अवस्था आपकी आती है भ्रूणीय अवस्था, जिसको आप पिंडावस्था भी कहते हैं। इम्ब्रॉयनिक पीरियड इसको कहा जाता है। इसकी जो अवधि है वो 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने तक रहती है। इसमें अंग बनने लगते हैं, है ना। तो जो देखो ऐसे भी आ सकता है कि क्या कहते हैं, गर्भपात की अवस्था भी इसको कहते हैं, ठीक है। भ्रूणीय अवस्था को ही गर्भपात की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यहां तक आपका क्या है कि गर्भपात हो सकता है ना। गर्भपात क्या है, हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि छोटे छोटे अंग बनते हैं बच्चे के यहाँ पर। अब आपको अनवांटेड बेबी है तो उसको आप हटा सकते हैं, लेकिन भ्रूण या गर्भस्थ शिशु की अवस्था में जब आप तीसरी स्टेज में आ जाते हैं, यानी पीरियड ऑफ फैटल में आ जाते हैं, तो जन्म से 2 माह से लेकर जन्म तक ये चलती है। यहाँ पर संभव नहीं हो पाता है ना, क्योंकि अंग की कोई भी अंग की फिर उत्पत्ति नहीं होती है, अपितु पूर्व निर्मित अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। चौथे माह के अंत में शिशु के हृदय की धड़कनें सुनी जाती है, यानी कि चौथे माह में क्या होता है, बच्चे का जो हार्ट है ना, वो आपको हार्ट बीट उसकी सुनने में आ जाती है, मतलब हार्ट बनने लगता है। कितने महीने में, तो चौथे महीने में। 5वें महीने में अंत तक शिशु के आंतरिक अंग उसी प्रकार से कार्य करने लगते हैं जैसे कि वयस्क के करते हैं। इस समय वो शिशु अपरिपक्व कहलाता है। आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 1 साल तक तो वो अपरिपक्व होता है, यानी कि इनमैच्योर होता है। और उसका वजन कितना होता है, तो 2.5 किलो से कम होता है। कितना होता है, 2.5 किलो से भी कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी दूसरी अवस्था, जिसको हम बोलते हैं शैशवावस्था, ठीक है। ये जन्म से लेकर यानी 0 से 6 वर्ष आपको देखने को मिल जाएगी, यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। श्रीमती हरलोक ने जन्म से 2 सप्ताह को शैशवावस्था माना है, ठीक है। अब देखो कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, सबने अवस्थाओं को अलग अलग मतलब पार्टीशन कर रखा है अलग अलग से, लेकिन श्रीमती हरलोक कहती है कि जन्म से लेकर 15 दिन का बच्चा जो है, ठीक है, वो शैशवावस्था में है। हालांकि जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था में रखा गया है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से मानते हैं शैशवावस्था का समय, तो श्रीमती हरलोक ने किसको माना है, तो जन्म से लेकर 2 सप्ताह यानी 0 से लेकर 15 दिन का बच्चा शैशवावस्था में होता है। इसे नवजात शिशु की संज्ञा भी दी जाती है। इस अवस्था में शिशु का जो 80 जो मतलब समय है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था समय, सोने में निकल जाता है। कितना परसेंट, तो 80% समय वो सोने में ही निकालता है बच्चा। आपको पता है, क्योंकि उस उम्र में बच्चा उठ के कोई चल फिर तो सकता नहीं है, लेटा रहता है, तो लेटे लेटे तो किसी को भी नींद आती है। तो 80% समय इस नवजात शिशु का किस में बीत जाता है, सोने में बीत जाता है। अब आती श्रीमती हरलोक ने 2 सप्ताह से 2 वर्ष को बचपना अवस्था का भी नाम दिया है। अब 2 सप्ताह यानी 15 दिन से लेकर जब 2 वर्ष का बालक होता है, तो श्रीमती हरलोक के अनुसार वो उसका बचपना अवस्था होता है ना। और 3 वर्ष से 6 वर्ष को वो पूर्व बाल्यावस्था मानती है। तो ऐसे पूछा जा सकता है, 3 वर्ष से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था किसने कहा, तो आपकी श्रीमती हरलोक ने कहा। 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक बचपनावस्था किसने कहा, तो श्रीमती हरलोक ने कहा है ना। 80% समय बच्चे का सोने में जाता है, ये बात कौन कहती है, तो ये भी श्रीमती हरलोक कहती हैं। अब बात करते हैं रॉस क्या कहते हैं। रॉस ने जन्म से 2 वर्ष को शैशवावस्था का नाम दिया। रॉस ने जन्म से लेकर यानी 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है रॉस के अनुसार, वो ही शैशवावस्था है। जबकि श्रीमती हरलोक के अनुसार तो क्या हो जाएगी शैशवावस्था आपकी, 2 सप्ताह से लेकर यानी कि 0 से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था को हरलोक जो है वो शैशवावस्था मानती है। लेकिन रॉस जो है वो ऐसा नहीं मानते, वो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को ही शैशवावस्था मानते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 वर्ष है और वहां पे 2 सप्ताह है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। 2 से लेकर 6 वर्ष को वो पूर्व बाल्यावस्था का नाम देते हैं।
जोन्स आते हैं, जोन्स ने जन्म से 6 वर्ष को ही शैशवावस्था माना है, यानी कि जोन्स कहते हैं कि भाई 0 से लेकर 6 साल का बच्चा जो है वो शैशवावस्था में ही है, ना कि बाल्यावस्था में, ना ही पूर्व बाल्यावस्था में, ना ही बचपनावस्था में। सीधा सीधा वो 6 वर्ष तक का बच्चा जो होगा जोन्स के अनुसार वो शैशवावस्था में होगा। यहां तक समझ में आया। अब आता है शैशवावस्था को और किन नामों से जाना जाता है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है शैशवावस्था को। इसको बक की अवस्था भी कहते हैं, है ना। बक की अवस्था मतलब बक बक करता रहता है बच्चा, हर चीज पर बक 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 करता रहेगा। भावी जीवन की आधारशिला होता है, यानी थोड़ा बहुत बच्चे को अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचता है बच्चा, है ना। सीखने का आदर्श काल होता है। ये समय ऐसा होता है बच्चों को आप अगर बिठा के सिखाएंगे कोई चीज, डेफिनेटली वो सीखेगा। अगर नहीं सिखाएंगे तो वो नहीं सीखेगा। मन में मौज विचरण करने की अवस्था होती है, मतलब मनमौजी बच्चा होता है शैशवावस्था तक, यानी 6 वर्ष तक का बच्चा मनमौजी होता है। पढ़ने का मन किया तो पढ़ेगा, नहीं किया तो नहीं करेगा। संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी होता है। इसी स्टेज पर आप बच्चे को बोलते हैं कि अपने बड़ों से नमस्ते करना चाहिए, लड़के हैं तो पैर छूना चाहिए, है ना, हाथ जोड़ के नमस्ते करना चाहिए। तो इस तरीके के जो संस्कार आप देते हैं वो शैशवावस्था में ही देते हैं, यानी कि 6 वर्ष तक की अवस्था में ही देते हैं। सीखने की आयु भी होती है और ये स्व प्रेम की भावना जानता है, यानी नार्सिसिज्म होता है, यानी स्व प्रेम की भावना जानता है, खुद से बहुत प्यार करता है। ठीक है। ये नाजुक अवस्था होती है। नाजुक अवस्था किस लिए होती है भाई, थोड़ा भी आपका मतलब नजर हटी दुर्घटना घट जाती है, क्योंकि बॉडी तो एकदम नाजुक होती है 6 वर्ष तक के बच्चे की, है ना। तो देखते हैं कि आप किसी के बच्चे को उठाते भी हैं, अगर आप किसी के बच्चे को खिलाने जा रहे हो उठाते हैं तो वो कहता है नहीं, एक हाथ से बच्चे को नहीं पकड़ना, एक हाथ से मत उठाना, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि नाजुक अवस्था है। ठीक। खतरनाक अवस्था भी होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ईगो सेंट्रिज्म भी होती है। 2 से 6 साल तक का बच्चा जो होता है ना, ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे सिवा या मुझसे ज्यादा होशियार या मुझसे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। तो 2 से जब 6 वर्ष का बालक होता है उसके अंदर ईगो सेंट्रिज्म की अवस्था हो जाती है। प्रिय लगने वाली अवस्था है, जो चीजें अच्छी लगेंगी उस चीज को वो फॉलो करने लगता है। खिलौनों से बहुत ज्यादा खेलता है, इसीलिए इसको खिलौनों की अवस्था भी कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था है, मतलब कि ऐसी ऐसी बातें सोचता है कि जिनका कोई तर्क ही नहीं है। ये क्या है? घड़ने योग्य अवस्था है। क्या है? घड़ने योग्य अवस्था है। अगला है पूर्व विद्यालय आयु, शाला पूर्व आयु अवस्था होती है। नर्सरी स्कूल की स्टेज भी इसको कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था भी होती है, और टोली पूर्व आयु भी होती है, यानी कि टोली अभी नहीं बनाना जानता है बच्चा, ये टोली के पहले की अवस्था है उसकी। फिर आता है शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य और विशेषताएं क्या है। तो सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय, यानी कि विचार। विचार को ही याद रखिएगा संप्रत्यय कहा जाता है। हैविंग हर्स्टन ने दिया था। हैविंग हर्स्टन ने क्या दिया? तो सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय विचार किसने दिया था? तो हैविंग हर्स्ट ने दिया था। किसके फेवर में दिया? तो शैशवावस्था के विकास के फेवर में दिया था। विकासात्मक कार्य से तात्पर्य बालक की उम्र व अवस्था के अनुसार कार्य से है। विकासात्मक कार्य का मतलब होता है कि बच्चे की जो उम्र है, उसकी जो अवस्था है, उस हिसाब से वो कितना काम करता है। ठीक। शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। विकास का मतलब तो यही हुआ ना यहाँ पर कि इस उम्र में बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास तीव्र गति से होते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो जाती है और सीखने की योग्यता में भी तीव्रता आ जाती है। सीमित मात्रा में कल्पना करने लगता है, दूसरों पर तो वो निर्भर रहता ही है। जब तक कमाने नहीं लगेगा वो तब तक हर अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर करता है। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि पैदा होने लगती है। आप देखेंगे कि जैसे कोई 4 साल 5 साल का बच्चा है, उसका छोटा बेबी भाई या बहन आ जाता है तो वो कितने प्यार से उसके प्रति मतलब वो हो जाता है कि अगर आप बोलोगे, आप उसके पड़ोसी हो, आप बोलोगे कि मैं आपके भैया को या बहन को ले जाऊं, तो वो रोने लगता है कि नहीं नहीं, मेरे भाई बहन को नहीं लेके जाना, क्योंकि उसे दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि उत्पन्न होती है उस समय पर। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, चीजों को बार बार दोहराता है। अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी कि आप जो करेंगे, घर के लोग जो करते हैं या समाज के लोग जो करते हैं वो उन्हीं को फॉलो अप करता है। क्षणिक मित्रता करता है, यानी थोड़ी देर के लिए इसका मित्र बन जाना, थोड़ी देर के लिए उसका मित्र बन जाना। मित्रों की संख्या ये 1 या 2 ही रखता है, बहुत सारे ग्रुप नहीं बनाता है, मतलब 1 या 2 दोस्त को ही बुलाता है। खास करके वो कि जो बच्चा अपने खिलौने देगा उसी को ये अपने आसपास बैठने देता है। संवेगों का प्रदर्शन भी करता है, यानी रोने भी लगता है, हंसने भी लगता है, गुस्सा भी करता है, चिल्लाता भी है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार भी करता है।
नैतिक व सामाजिक भावना का इसमें अभाव होता है। मतलब अगर आप ये सोचेंगे इससे ये मतलब एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बहुत ज्यादा नैतिक हो, सामाजिक भावना का इसके अंदर विकास हो, तो ऐसा नहीं होगा 6 साल तक के बच्चे के अंदर। ना तो ये सामाजिक है और ना ही ये असामाजिक बच्चा होता है। स्वार्थी और स्वकेंद्रित तो ये होता है, स्वार्थ इसके अंदर बहुत होता है। यानी जो टीचर या जो दीदी इसको टॉफी देगी उसी के पास जाएगा, उसी से नमस्ते करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। ठीक है, स्वकेंद्रित होता है, स्वार्थी होता है, अपनी संवेदनाओं यानी ज्ञानेंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। कहानियां सुनना और सुनाना इसको काफी पसंद होता है। 2 वर्ष की अवस्था तक मलमूत्र विसर्जन के संकेत भी ये देने लगता है। 2 वर्ष की अवस्था में आते ही ये मलमूत्र विसर्जन के संकेत करने लगता है। 4 वर्ष की अवस्था तक ये मलमूत्र विसर्जन पर खुद कंट्रोल भी करने लगता है। यानी खुद आप क्या करेगा, वो वॉशरूम में जाने लगेगा, टॉयलेट में जाके टॉयलेट करेगा, इस तरीके से, क्योंकि अब वो खुद को कंट्रोल करने लगा है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि भाषा कौशलों की आधारभूत समझ इसको हो जाती है। अब पर्चुनेट पीरियड क्या होता है, यानी अंशकालीन अवधि इसको हम हिंदी में कहते हैं, पर्चुनेट पीरियड इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। जन्म से आधे घंटे तक के समय को पर्चुनेट पीरियड कहा जाता है। यानी जब बच्चे ने जन्म लिया है और जन्म लेते ही उसका जो ये आधा घंटा का पीरियड है ना, आधा घंटा का जो पीरियड होता है, इस समय को हम कहते हैं अंशकालीन अवधि, इंग्लिश में कहते हैं पर्चुनेट पीरियड। ठीक है, इसी को कहा जाता है जब शिशु की गर्भनाल को काटकर उसे मां से अलग कर दिया जाता है। इसी आधे घंटे के बीच में क्या होता है कि जो शिशु की मां मतलब शिशु की गर्भनाल जुड़ी होती है मां से, उसको काटा जाता है। अगर कहते हैं कि नहीं काटोगे तो इन्फेक्शन हो जाता है मां को भी और बच्चे को भी। तो इसी पर्चुनेट पीरियड के अंदर क्या किया जाता है, बच्चे की गर्भनाल को काटा जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। अब बात आती है शैशवावस्था से संबंधित कथन क्या क्या दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं। तो सिगमंड फ्रायड साहब कहते हैं कि जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। यानी सिगमंड फ्रायड साहब कहते हैं कि जीवन का पहले जो 5 साल होते हैं ना, उसमें बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है, फाउंडेशन करने लगता है। वैलेंटाइन कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल मानी जाती है। यानी आइडल एक तरीके का टाइम पीरियड ये होता है, किसके अनुसार, तो वैलेंटाइन के अनुसार। वाटसन क्या कहते हैं, वाटसन कहते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। यानी कोई भी अवस्था हो, लेकिन शैशवावस्था के अंदर बच्चे के जो सीखने की सीमा और तीव्रता की विकास होती है ना, वो बहुत अधिक होती है शैशवावस्था के अंदर। किसके अनुसार, तो वाटसन के अनुसार। गुड एएनएफ क्या कहते हैं, गुड एएनएफ कहते हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। यानी पूरे ऑल ओवर लाइफ में, होल लाइफ में, गुड एएनएफ के अनुसार पूरी जिंदगी में एक व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास, उसका 3 वर्ष का बालक होता है ना, उसमें हो चुका होता है। जॉन लॉक कहते हैं कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे तबुला रासा भी कहा जाता है। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला कि कोरी स्लेट किसने कहा है बालक को, तो बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट कहा है जॉन लॉक ने। अब तीसरी अवस्था आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है, यानी कि जैसे कि निर्माणकारी कार्य की अवस्था होती है, यानी बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे रचनाएं करना शुरू कर देता है, अनोखे कार्य करता है, हटके कुछ कार्य करता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु होती है क्योंकि अब ये विद्यालय में भी जाने लगता है। शैक्षिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण काम करने लगता है, यानी अब जो ये काम करेगा ना उसका कोई एक मूल्य होगा, है ना, उसकी कोई वैल्यू होगी। अगला है ये गैंग एज होती है, यानी कि समूह या टोली की आयु ये अब बनाने लगता है। यानी अब इसके जैसे शैशवावस्था में 1 या 2 ही मित्र होते थे, लेकिन बाल्यावस्था में क्या होगा, बालक के 3 से 4 दोस्त अब बनने लगेंगे और ये टोली बनाने लगेगा। मिथ्या छद्म परिपक्वता का ये काल होती है, यानी ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा इस तरीके का व्यक्ति बना के दिखाता है सामने वाले को कि बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो क्या होता है, मिथ्या छद्म परिपक्वता का काल होता है बाल्यावस्था। वैचारिक क्रियावस्था भी इसकी होने लगती है। अब ये थोड़ा सा सही गलत को समझने लगता है, उस पर विचार भी करने लगता है। गेम एज होती है, यानी कि खेल की अवस्था भी बाल्यावस्था ही होती है। सबसे ज्यादा बालक इसी अवस्था में खेलता है, ग्रुप के साथ में खेलता है, अकेला नहीं खेलता, याद रखिएगा। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी होता है। अब ये अपने दोस्तों में क्या करता है, प्रतिद्वंद करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, आपका जो बाल्यावस्था में बच्चा होगा, जैसे उसके दोस्त के घर पर अगर उसके पापा कोई चीज लेकर आएंगे तो बच्चा जो है वो अपने घर पे आके भी आपसे जिद करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण के काल में आ चुका है। मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसको कहा जाता है ना, मूर्त चिंतन, यानी अब चीजें जो देख रहा है ना उन पर वो विचार करने लगेगा। ये गंदी अवस्था भी होती है क्योंकि गालियां भी देता है इसमें बच्चा, है ना, और गंदे कपड़े भी ज्यादा पहनता है, तो इसीलिए इसको गंदी अवस्था भी कहते हैं। उत्पादी अवस्था भी होती है ये, यानी कि प्रोडक्शन एज भी ये होती है।
अब बात आती है बाल्यावस्था के विकास कार्य और उसकी विशेषताएं क्या है। तो शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है ना, यानी कि सस्टेनेबिलिटी आने लगती है, स्थिरता आने लगती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता बढ़ जाती है, यानी अब बच्चा है ना चीजों के बारे में पूछना लगता है, यानी कि क्यों क्यों, हर टॉपिक पे वो क्या करेगा, दीदी ये क्यों हुआ, आंटी ये ऐसे कैसे हो गया, इस तरीके की वो जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबल होने लगता है। वैचारिक क्रिया अवस्था भी होती है और ये होती है 7 से 12। 7 से 12 को ही आप बाल्यावस्था कहते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, यानी सत्य वाला दृष्टिकोण अब बच्चा देखने लगता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है ना, यानी कि अब ये दूसरों के जो व्यक्तित्व होते हैं ना, या जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे 7 से 12 वर्ष का बच्चा है, उसके आगे आप किसी गलत व्यक्ति का उदाहरण रखेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए, तो वो विरोध करेगा, क्योंकि वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के विकास को भी समझने लगा है। रचनात्मक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। भाई निर्माणकारी और रचनात्मक एक ही बात होती है। निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो ये भ्रमण करना चाहता है वो निरुद्देश्य, यानी कोई उद्देश्य नहीं है। इस उम्र में बच्चा जो घूमने जाना चाहता है या कहीं पार्क में जाना चाहता है या कहीं दूसरे राज्य में या जिले में घूमने जाना चाहता है दोस्तों के साथ, आप पूछेंगे कि क्या उद्देश्य है जाने का, तो इसके पास कोई उद्देश्य नहीं है भ्रमण करने का। प्रतिमूर्ति निर्माण होता है इसके पास में। प्रतिमूर्ति निर्माण मतलब आइडल बनाने लगता है, अपने आत्म केंद्रित हो जाता है, यानी कि खुद से चीजों को सीखने की कोशिश करता है। संग्रह करने की यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति इसके अंदर आ जाती है, चीजों को इकट्ठा करता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, किताबें हो, है ना, कपड़े हो, जूते मोजे हो, इन सब चीजों को, खेल के आइटम हो, उन सब चीजों को वो एकत्र करना शुरू कर देता है, संग्रह करना शुरू कर देता है। चोरी करना और झूठ बोलने की आदत इसमें पनपने लगती है। चोरी करना शुरू कर देता है, पैसों का महत्व समझने लगता है, और जिस चीज का ये महत्व समझने लगता है पहले उसको कोशिश करता है कि वो मांगे सामने वाले से। अगला है भाई बहनों में झगड़ा करने लगता है। आपको पता है कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि दोनों बच्चों में किसी एक को भी कोई चीज मिल जाती है और एक को नहीं मिलती, तो दोनों भाई बहन क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो ऐसा बाल्यावस्था में ही होता है, ठीक है। फिर आता है प्रशंसा पाने की अवस्था होती है। प्रशंसा पाने की अवस्था होती है मतलब बच्चा, जैसे 3 भाई बहन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसके सामने ऐसा काम करेगा कोई तीनों में से, ताकि उसकी सामने वाला जो है वो प्रशंसा करे, तो प्रशंसा पाने की अवस्था भी ये कहलाती है। पक्षपात की भावना का यहाँ पर विकास हो जाता है, मतलब बच्चा बाल्यावस्था में ये समझने लगता है कि मम्मी पापा किसके साथ में पक्षपात कर रहे हैं और किसके साथ में नहीं कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना यहाँ पर जागृत हो जाती है, अब कॉम्पिटिटर भी बन जाता है एक दूसरे का। हीन भावना का शिकार भी होता है यहाँ पर। संवेगों पर कंट्रोल करना भी थोड़ा सीख जाता है। नैतिक और सामाजिक भावना का विकास भी होने लगता है। लेकिन आपका अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि शैशवावस्था में नैतिक और सामाजिक भावना का विकास नहीं हो पाता है। संवेगात्मक में सामाजिकता का भी विकास हो जाता है, ठीक है, यानी कि कितना हंसना है, कैसे हंसना है, किसके सामने रोना है, किसके सामने बोलना है, ये चीजें भी थोड़ी डेवलपमेंट होने लगती हैं बालक के अंदर। समलिंगीय समूह की भावना आने लगती है, यानी लड़का है तो लड़के दोस्त बनाएगा, लड़की है तो लड़कियां दोस्त बनाएगी। नेता बनने की इच्छा होने लगती है, मतलब अपने ग्रुप का लीडर बनने की कोशिश करता है। यहाँ पर जीववाद को पहचानने लगता है ना, जैसे कि चांद को जीता जागता समझता है, सूरज को जीता जागता समझने लगता है। जाति भेद, अर्थ भेद और क्या होता है, लिंग भेद भी समझने लगता है। जाति के बारे में भी इसको पता चल जाता है। खोखली मित्रता करता है, मतलब ज्यादा इसकी जो मित्रता होती है वो प्योरिटी में नहीं होती है। खेलों में रुचि बहुत दिखाता है, खेलता ही रहता है। मूर्त चिंतन की योग्यता इसके अंदर आ जाती है। भाषा और संप्रेक्षण योग्यता का विकास भी होने लगता है, यानी कि बोलना भी अच्छे से जान जाता है। अब अगली क्लास जो कि 6 क्लास होगी आपकी, उसके अंदर हम बाल्यावस्था से संबंधित कथन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों क्लास 6 के अंदर। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी क्लास में, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे वो इंटर हो, अगर आपने CDP ले रखी है यानी कि साइकोलॉजी ले रखी है या एजुकेशन नाम का सब्जेक्ट ले रखा है, तो ये क्लास, ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं क्लास 6 के अंदर।